नमस्कार सभी साथियों को, सभी जो ऑनलाइन हैं, सभी भाइयों को, हमारा बुंदेलखंड के भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। और ये एक्सेप्ट भी करना अपने आप होता जाएगा। बुंदेलखंड के बारे में थोड़ा सा चर्चा का विषय है ये। और बुंदेलखंड में फिल्म उद्योग, ये जो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, आरिफ शेडोली साहब, ये लेके इसको चले हैं। और इन्होंने जो ये सफ़र है, इस सफ़र में हमें अपना साथी बनाया है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो सफ़र है हमारा बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा और हम इस सफ़र में ज़रूर कामयाब होंगे। क्योंकि बुंदेलखंड की अगर ऐतिहासिकता की बात करी जाए, चाहे वो पौराणिक काल हो, चाहे वो ऐतिहासिक काल हो, चाहे वो प्राचीन ऐतिहासिक काल हो, प्रागैतिहासिक काल हो, बुंदेलखंड में सभी तरह के प्रागैतिहासिक काल से लेके और ऐतिहासिक काल तक के प्रमाण मिलते हैं। और बुंदेलखंड जो है वो भारत की हृदय स्थली भी कहा जाता है। ऐतिहासिक प्रमाण जो हैं, उन प्रमाणों के आधार पर बुंदेलखंड को भारत की हृदय स्थली भी कहा गया है। और हृदय स्थली क्यों कहा गया है, इसके बहुत बड़े प्रमाण हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 50-60 वर्षों के दौरान, और कहा जाए तो जब से अंग्रेज़ इस क्षेत्र में आए, भारत में आए, बुंदेलखंड में आए, बुंदेलखंड में उन्होंने अपना बहुत बड़ा आर्मी हेडक्वार्टर बनाया है। बुंदेलखंड का भारत का सबसे बड़ा आर्मी हेडक्वार्टर, शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वो बुंदेलखंड में था। बुंदेलखंड में आर्मी का, ब्रिटिश आर्मी का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर था। 2 जगह था, एक था आपका नौगांव और दूसरा था जो बाद के समय में 19वीं सेंचुरी की एडी के टाइम में, 19वीं शताब्दी में इन्होंने अपना एक हेडक्वार्टर चेंज किया था, और वो था बवीना। और इससे पहले जो ब्रिटिश आर्मी मूव करती थी तो उनको भारत में एक ऐसे जगह की तलाश थी जो सेंट्रल में पड़ता हो, जिस जगह से वो कलकत्ता, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत में जल्दी से मूव कर पाएँ। तो उसके लिए उन्होंने एक स्थान चुना बुंदेलखंड का, वो था नौगांव। छतरपुर रियासत के अंतर्गत आता है नौगांव। अलीपुर एक छोटी रियासत वहाँ पर भी रही है, अलीपुर के पास में पड़ता है नौगांव। तो ये 2 हेडक्वार्टर उन्होंने अपने बनाए थे। और एक हेडक्वार्टर जो बाद के समय में बना वो है बवीना। और बवीना चूँकि जो है वो बवीना शॉर्ट नेम है, उसका फुल फॉर्म बवीना का जो है वो है ब्रिटिश आर्मी बेस्ड ईस्टर्न नॉर्दर्न एशिया। ये उसका फुल फॉर्म है बवीना का। मतलब नॉर्दर्न एशिया का बहुत बड़ा बेसमेंट कभी ब्रिटिश आर्मी का बुंदेलखंड का बवीना क्षेत्र रहा है। और इससे पहले नौगांव छावनी काफ़ी मशहूर रही है। इवन जब झांसी में सैनिक विद्रोह जो हुआ था, उसमें सबसे बड़ा रोल था जो नौगांव की कैवलरी फोर्स आई थी, नौगांव की आर्मी जिसमें भारतीय सैनिक थे। तो वहाँ की एक टुकड़ी आई थी नौगांव की, और उसने यहाँ पर फिर जिसको बोलते हैं स्टार फोर्ट के एक बुर्ज को तोड़ा था और स्टार फोर्ट को टेक ओवर किया था। तो उसमें क्रांतिकारी तो थे, सभी सैनिक थे, लेकिन उसके साथ साथ जो नौगांव की
पलटन थी, कैवलरी फोर्स था, उसने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये जो आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी उसकी प्रथम दीपशिखा झांसी से ही शुरू हुई थी। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेरठ, आज़ादी की जो लड़ाई शुरू हुई वो मेरठ से शुरू हुई, मेरठ से चिंगारी फैली, जबकि अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा आपको कि मेरठ में जो हुआ था मंगल पांडे जी के समय में, वो एक सैनिक विद्रोह था, और वो सैनिक विद्रोह था चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ, कि हम इस तरह के कारतूस इस्तेमाल नहीं करें। तो झांसी से जो क्रांति की ज्वाला शुरू हुई थी, वो उसका एक ही मकसद था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, और इसी उद्देश्य को लेके वो चिंगारी सब जगह धीरे धीरे फैलती चली गई, जिसका नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। ये तो ऐतिहासिक काल की मैंने बात करी, 2 जगह की बात करी, एक नौगांव और एक बबीना के बारे में, कि जो ब्रिटिश आर्मी बेस्ड का बहुत बड़ा सेंटर रहा था। और यही वजह थी जब अंग्रेज़ों से मराठाओं की संधि, चूँकि ये मराठा झांसी रियासत जो थी मराठा रियासत थी, मराठाओं को मिली थी, और जब पूना की संधि हुई थी तो पूना की संधि के बाद उनको बुंदेलखंड में एक ऐसा प्लेस चाहिए था अंग्रेज़ों को जहाँ से वो अपनी आर्मी को मूव कर सकें, और इसी वजह से उन्होंने एक्सचेंज किया था, रियासत का एक्सचेंज किया था। पेशवा को पूना का क्षेत्र दिया था और पेशवा से उन्होंने बुंदेलखंड का ये क्षेत्र ले लिया था। बहरहाल अगर पौराणिक इतिहास की बात करी जाए, अगर आपके पौराणिक इतिहास में भी बहुत अच्छे प्रमाण मिलते हैं बुंदेलखंड के, और बुंदेलखंड का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। जो आज बुंदेलखंड इतना बदहाल, इतना जो आपको उजड़ा हुआ सा दिखाई देता है, जो विकसित नहीं है अभी, और इसके प्रयास के पीछे बुंदेलखंड के कहने चाहिए कि विकास के पीछे काफ़ी लोग लगे हैं, और उसका ही एक प्रयास ये फिल्म, बुंदेलखंड फिल्म उद्योग एक प्रयास ये भी है कि यहाँ की प्रतिभाओं को, यहाँ के लोगों को एक मंच मिले अपनी बात कहने का। और चूँकि यहाँ पर वो हर चीज़ें हैं जो कि एक फिल्म मेकिंग के लिए चाहिए पड़ती, चाहे वो आपको पहाड़ हों, झरने हों, वन हों, ये सभी चीज़, टेम्पल्स हों, हर तरह की चीज़ें बुंदेलखंड में आपको मिल जाएंगी, जो एक फ़िल्म मेकिंग के लिए आपको चाहिए पड़ती है। इसके लिए बहुत बड़े बड़े स्टूडियो डेवलप करना पड़ते हैं, लेकिन यहाँ बुंदेलखंड में वो नेचुरल हैं, ऐसे स्पॉट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन दुख की बात है कि वो अभी हाईलाइट नहीं हो पाए हैं। रावण फिल्म की शूटिंग हुई है यहाँ पर, हमारे बड़े भाई राजा बुंदेला जी ने तो अपनी अधिकतर सभी फिल्मों की बुंदेलखंड में शूटिंग करी है, और इसके लिए मैं उनके प्रति अपना धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ कि वो हमेशा कोई भी बात हो बुंदेलखंड से जुड़े हैं और बुंदेलखंड के लिए ही बात करते हैं, और बुंदेलखंड के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। और भी हमारे बहुत से लोग हैं जो बुंदेलखंड के लिए किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं। आरिफ शेडोली जी हैं, वो भी फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो वो अपने एक तरीके से देखा जाए तो बहुमुखी प्रतिभा के वो बहुत धनी हैं, चाहे वो कविता हो, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो स्टोरी राइटिंग हो, चाहे वो अभिनय हो, रंगमंच के जो हर तरह के जो रंगमंच की जो शाखा हैं उसमें उनको बहुत महारत हासिल है। और मैं तो कहता हूँ कि जो आरिफ शेडोली जी हैं इनको तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना चाहिए था, और ये उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। इतना ज्ञान है इनके बाद, और एक बहुत ही साधारण सी ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई दिखावा नहीं है, बहुत सिंपल जिसको कहा जाए, जी अपना जीवन जीते हैं।
तो ऐसे लोग हैं बुंदेलखंड में, और इसमें जो जुड़े हुए हैं हमारे जो कार्यक्रम है उसमें, तो हमें चाहिए ऐसे लोगों को भी हम प्रमोट भी करते रहें, साथ साथ उनकी छत्र छाया में उनसे भी कुछ सीखते चलें। और इवन जैसे मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी इतना ज़्यादा अभी कुछ नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं भी अभी सीख रहा हूँ और सीखना चाहिए, और क्योंकि मैं तो एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो सीखता ही रहता हूँ। मुझे अगर पता चलता है कि किसी बच्चे के पास भी कुछ चीज़ है या कुछ ज्ञान है, तो उससे भी सीखता हूँ, और सीखते रहना चाहिए। पौराणिक बुंदेलखंड के अगर पौराणिक इतिहास की बात करी जाए तो मैं आपको बता दूं कि बहुत रिच इसका इतिहास है। एक दफ़े फिर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बुंदेलखंड के बारे में बताना चाहूँगा जो कि बहुत अमूमन कम लोग जानते हैं। क्योंकि मैं आर्कियोलॉजी की फील्ड से जुड़ा हूँ और अभी वर्तमान में भारतीय जो राज्य पुरातत्व विभाग भोपाल में एक यंग आर्कियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। तो बुंदेलखंड के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो बहुत कम लोग जानते होंगे, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो और भी कोई ऐतिहासिक ग्रंथ हों। बहुत कम लोग जानते हैं कि बुंदेलखंड के वो मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। अगर अगर बताया जाए कि आपने देखा होगा कि जब श्री राम ने जब अपना अयोध्या छोड़ा तो उन्होंने बुंदेलखंड को ही अपना सेंटर बनाया। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक मिलता है, जिस श्लोक में राम सीता से कह रहे हैं, चित्रकूट में जब उन्होंने कुटिया बनाई थी तो उसमें श्री राम सीता से कह रहे हैं कि अयोध्या छोड़ने का जो गम मुझे था, जो दुख मुझे था, वो इस रमणीय स्थल को देखकर अब ख़त्म हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि श्री राम बुंदेलखंड के चित्रकूट को देख के वो ऐसे शब्द सीता जी से बोल रहे हैं, और वो अगर आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको श्लोक भी बता दूंगा। उस श्लोक में उन्होंने कहा है। तो उन्होंने अपना स्थान जो ठहरने का जो कुटिया थी वो पंचवटी में बनाई, और चित्रकूट के पास ही वो स्थान है, वहाँ पर वो ठहरे। उन्होंने अपना जो कहने चाहिए ठहराव वो बुंदेलखंड को चुना। और भी तो भारत में बहुत सी जगह थी, लेकिन बुंदेलखंड को ही क्यों चुना? तो कुछ तो वजह रही होगी बुंदेलखंड में, तभी तो उन्होंने बुंदेलखंड को चुना। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो राम के कई अवतार ऐसे हुए हैं विष्णु के, क्योंकि विष्णु के 10 अवतार हैं जो क्रूम से शुरू होते हैं, मत्स्य से शुरू होते हैं। मत्स्य, क्रूम, वराह, वामन, नरसिंह, राम, बलराम, परशुराम, ठीक है, बुध। ये इस तरीके के जो 9 लास्ट में है कल्कि। तो जो 10 अवतार लिए हैं विष्णु ने, उस पर बुंदेलखंड में हुए हैं। राम तो स्वयं बुंदेलखंड आए। दूसरा, नरसिंह जो विष्णु का अवतार हुआ था, नरसिंह भगवान का, वो एरिकच्छ जो इसका पुराना नाम है, एरच का जो राजा था हिरण्याक्ष, तो उसका वध किया था। तो उसके भी प्रमाण मिलते हैं। कई एक्सकेवेशन एरच के पास हुए हैं। तो वहाँ चूँकि नरसिंह पुराण में मिलता है कि उस स्थान को पलट दिया गया था, वो उल्टा कर दिया गया था। तो आज भी वहाँ पर जो कुछ एक्सकेवेशन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुए हैं, तो वहाँ जो घर मिले हैं वो उल्टे मिले हैं। उससे होती है कि नरसिंह भगवान का वहाँ अवतार हुआ था, ध्रुव जिनका प्रहलाद बेटा था, तो होलिका दहन की शुरुआत बुंदेलखंड से हुई है आपकी। इसी तरीके से चिरगांव के पास एक बाघट नाम की जगह है, जो कि पहले महाभारत में वाकट नाम का एक स्थान का जिक्र आया, उसकी भी प्रमाणिकता की पुष्टि होती है। वो चिरगांव के पास वाकट, जहाँ पर द्रोणाचार्य का, और कहा जाता है कि द्रोणाचार्य का जन्म भी वहीं पर हुआ था, और इसकी प्रमाणिकता मिलती है चिरगांव के पास, वाघट के पास। इसी प्रकार वाल्मीकि ने अपनी रामायण जो लिखी बुंदेलखंड में लिखी। वेद व्यास जी ने कालपी में यमुना के तट पे पूरी महाभारत का वर्णन किया, लिखा।
तो बुंदेलखंड में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से स्थान हैं, लेकिन अफसोस की बात है उसको हम लोग हाईलाइट नहीं कर पाए और ना हाईलाइट हो पाए हैं। क्यों नहीं हो पाए, उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ आती है, कोई प्रोजेक्ट बहुत उत्साह के साथ शुरू होता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट हमको शुरू करना है। इवन आज से 4 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, क्रांति पथ, महारानी लक्ष्मीबाई का जो क्रांति पथ है उसका प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उमा भारती की जी थी, उस वक्त मंत्री थी, उनके निर्देशन हुआ था और वो बस शुरू हुआ का पेपर्स में ही शुरू हुआ है कि रानी किस तरीके से झांसी के किले से निकल के गई थी। उनकी लास्ट यात्रा जो ग्वालियर तक थी वो पूरा एक पथ बनना था। बहुत उत्साह था लोगों में, हमें से जोड़ा गया, हम उसमें जुड़े, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हो पाया। उमा भारती जी का मंत्रालय चेंज हो गया, वो वहाँ चली गई, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। इसमें जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे, कहाँ उनसे गलती हुई, कहाँ उनसे फंडिंग मिली नहीं मिली, तो हम लोग क्या उत्साह के साथ बहुत काम तो शुरू किए जाते हैं लेकिन वो काम नहीं, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड को उपेक्षित किया जाता है, उपेक्षित रखा जाता है। क्यों रखा जाता है ये मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन हमेशा बुंदेलखंड को एक उपेक्षित ही किया गया है। आज भी पर्यटन की दृष्टि से, आर्कियोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो अपार संपदा है आर्कियोलॉजी की। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रमाण मिलते हैं। यानी कि गुप्त राजवंश का सबसे अच्छा मंदिर अगर कहीं मिलता है तो ललितपुर के पास देवगढ़ में रेड स्टोन का पंचायतन शैली का मंदिर, जो कि ध्वस्त अवस्था में है अब, पंचायतन शैली का गुप्त राजवंश का बहुत अच्छा टेम्पल है। और दशावतार मंदिर उसको भी कहा गया, दशावतार मंदिर, विष्णु का दशावतार मंदिर है, जो कुछ लोगों ने अगर देखा होगा तो वो जानते होंगे, या ललितपुर के आसपास के लोग होंगे। आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है और आर्कियोलॉजिस्ट, बड़े बड़े लोग और फॉरेन स्कॉलर्स यहाँ पर आते हैं। छतरपुर के पास बहुत से मोनेस्ट्रीज हैं, छत्रसाल का मकबरा है, रानी बिरछा का मकबरा है, धुवेला का उनका संग्रहालय है, पन्ना अपने आप में एक बहुत अच्छे मोनेस्ट्रीज और बहुत अच्छे मोनूमेंट्स हैं। छतरपुर, आप खजुराहो जाएंगे तो खजुराहो में बहुत अच्छे टेम्पल्स हैं। आप झांसी आएंगे, झांसी में झांसी का किला, झांसी के किले से ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट अगर किसी चीज़ को देखा जाए, बहुत कम लोग जानते हैं, तो वो है फोर्टिफिकेशन वॉल, जो कि 4 मील लंबी दीवार किले को बांधने के लिए खींची गई थी, जो कि नॉर्थ इंडिया में अभी तक कोई किला ऐसा नहीं है जिसे 4 मील लंबी दीवार से बांधा गया हो। आप समझ लीजिए उस समय कितना अधिक रेवेन्यू यहाँ पर आता होगा कि उस समय अपने राजा ने अपने किले के साथ साथ पूरी बस्ती को भी सुरक्षा के घेरे में लिया था, कितना रेवेन्यू आता होगा। लेकिन आज उसकी देख रेख नहीं है, जगह जगह उसको तोड़ दिया गया है, मकान बना दिए गए हैं। तो कहीं कहीं इसके ज़िम्मेदार हम लोग भी हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी संपदा है, आर्कियोलॉजिकल, ऐतिहासिक सब संपदाएं हैं, लेकिन हम उनको डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं। और अपनी बात हम कहें कैसे? इवन जब मैंने भी आर्कियोलॉजी की पढ़ाई शुरू करी तो मुझे बुंदेलखंड की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपको बता दें कि बुंदेलखंड में आर्कियोलॉजी विषय है ही नहीं, जबकि आर्कियोलॉजी विषय यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। कई लोग इस बात को उठा चुके हैं कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी का विषय होना चाहिए, आर्कियोलॉजी की पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल बहुत संपदा बिखरी पड़ी है। लोगों को नहीं मालूम कि ये मूर्ति कितनी इम्पोर्टेंट है, ऐसी डली है, कई जगह ऐसा इस तरीके का हो रहा है। तो आज भी अगर कोई आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करना चाहता है तो उसको जाना पड़ेगा या तो ग्वालियर या फिर उज्जैन या फिर सागर। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग भी दोषी हैं। हमें अगर बुंदेलखंड का विकास करना है, बुंदेलखंड के स्थानों का विकास करना है, यहाँ की संस्कृति सभ्यता का को संजोना है, तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और प्रयास करने के साथ साथ जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हो सकता है इसमें बहुत लोग ऐसे हों जो किसी न किसी रूप में उच्च पदों पर हों, किसी न किसी तरीके से बुंदेलखंड फिल्म उद्योग को विकसित करने में, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान
कर सकते हो तो उसको उनको आगे आना चाहिए और इसमें अपनी बात और इसमें मदद करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें और ऐसी भी हैं जो कि जिनको हम बहुत अच्छा होते हुए भी उनकी महत्वपूर्णता को नहीं समझते। जैसे आपके अगर चंदेरी में अगर आप जाएंगे तो चंदेरी का जो साड़ी उद्योग है जो आज बहुत बुरी कगार पर है, और जो वर्ल्ड फेमस साड़ी उद्योग है चंदेरी में, मोनेस्ट्री अगर आप देखेंगे, मोनूमेंट देखेंगे, तो ओरछा का कंपैरिजन में ओरछा का अपना एक स्थान अलग है। मैं ओरछा से तुलना नहीं कर रहा हूँ, ओरछा का स्थान अलग है, चंदेरी का स्थान अलग है। चंदेरी में भी बहुत अच्छे मोनूमेंट्स हैं, बहुत बढ़िया मोनूमेंट्स हैं, बहुत अच्छे मोनूमेंट्स हैं। और आपको बताते हैं कि भारत का जो सबसे बड़े युद्ध हुए हैं उनमें से एक युद्ध आता है चंदेरी के युद्ध का, जिसमें सबसे बड़ा जौहर हुआ था, जिसके ऐतिहासिक प्रमाणिकता की पुष्टि वहाँ पर लगे अब शिलालेख से होती है। जो सबसे बड़ा जौहर हुआ था बुंदेलखंड में वो हुआ था चंदेरी में। जिस वक्त बाबर और मेदिनी राय जो वहाँ के राजा थे उनके बीच युद्ध हुआ था जब, तो उस युद्ध में हज़ारों कई सौ महिलाओं ने जौहर किया था। क्योंकि बाबर इस बात से थोड़ा सा अनजान था, वो जौहर के बारे में सुनता था, लेकिन जब वो वहाँ पर गया तो उसने देखा कि जब इन्होंने चंदेरी को टेक ओवर किया तो देखा कि वहाँ कुछ औरतें जौहर कुंड में कूद रही हैं। किसी तरीके से उस जौहर को काफ़ी कुछ तो नुकसान हो चुका था, लेकिन उस जौहर कुंड की आग को बुझा के कुछ महिलाओं को वहाँ पर बाबर ने उनको अपनी कस्टडी में ले लिया था। और उनमें से जो मेदिनी राय है, मेदिनी राय की 3 पुत्रियां उनके कब्ज़े में आई थीं। तो उन तीनों पुत्रियों का उन्होंने फिर अपने बेटे हुमायूं, हिंदल और कामरान के साथ विवाह भी करा था। तो उसका एक स्तंभ पूरा अगर आप ऊपर जाएंगे चंदेरी किले में, पूरी घटना का पूरा वर्णन उसके ऊपर किया गया है कि युद्ध हो रहा है, फिर ये यहाँ पर जौहर हो रहा है, फिर जौहर में से कुछ महिलाओं को बचा लिया गया और फिर उनका विवाह हो रहा है। तो ये पूरा पैनल मिलेगा आपको, पूरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उसके। इसके अलावा चंदेरी में और भी बहुत अच्छे तालाब हैं, झरने हैं, प्रागैतिहासिक स्थल हैं, लेकिन चंदेरी भी अभी उतना हाईलाइट नहीं हो पाया है। 1-2 फिल्म्स की वहाँ पर भी शूटिंग्स हुई है। अभी सुई धागा की शूटिंग हुई थी, इससे पहले स्त्री फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसमें भी बुंदेलखंड के लोगों का योगदान रहा है, जो लोग बुंदेलखंड के फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अब फिल्म खाली एक ही जगह पे, मैं जो देखता हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है, अपना विचार है कि अब फिल्म मेकिंग है वो एक स्थान तक नहीं रह गई है। अब नए नए स्पॉट्स चाहिए पड़ते हैं, नए नए लोकेशन चाहिए पड़ती हैं। एक ही स्थान को दिखा दिखा के आदमी, अब कुछ लोग बोर होने लगे, इसलिए हर बार नई चीज़ की, नई लोकेशन की फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं जो तलाश में लगे रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैंने खुद अपने आँखों से देखा कि जब मैं हमारे बड़े भाई राजा बुंदेलाल जी के साथ एक फ़िल्म में उनके साथ एक कहने चाहिए एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर मैं जब उनके साथ जुड़ा, तो मैंने देखा कि वो भी, उनका भी लगाव कहीं ना कहीं प्रकृति से, कुछ ना कुछ ऐतिहासिक इमारतों से, मतलब वास्तविकता से बहुत है। उन्होंने किसी भी चीज़ का कोई सेट नहीं लगाया, बल्कि वास्तविक करी। पन्ना में उन्होंने कई जगह शूटिंग करी, तो वास्तविक स्थल थे। तो मैंने देखा कि अब जो ऐसी फिल्म की शूटिंग्स चल रही हैं वो वास्तविक स्थल पे ज़्यादा चलती हैं, और उसके लिए बुंदेलखंड जो हमारा है वो काफ़ी अच्छी जगह है और अभी उतना हाईलाइट नहीं हो पाया। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे स्थान अभी और हैं बुंदेलखंड में, क्योंकि मैं एक्सप्लोरेशन करता रहता हूँ। तो मैं तो वाइल्ड लाइफ एरिया में भी जाता हूँ, जंगलों में ज़्यादातर हम लोग का एक्सप्लोरेशन जो जंगलों में होता है, तो जंगलों में, पहाड़ों में तो मैं गया हूँ। तो मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं, और अगर कोई ऐसे स्थानों के बारे में जानकारी चाहता है, कुछ फ़ोटोग्राफ चाहता है, तो वो मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा, जो आपके काम आए, जो हमारे बुंदेलखंड को और रोशन करने के लिए काम आए। यही हमारा भी उद्देश्य है।
इसी उद्देश्य से मैं इसमें जुड़ा हूँ। दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड के बारे में, ओरछा के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे और चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल एक नई चर्चाएं थोड़ा सा चल रही हैं। कुछ माहौल जो है कोरोना की वजह से लोग बाग निकल नहीं पा रहे हैं, घरों में हैं, और इस वजह से हम वहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट हमारे पास नहीं आ पा रहा है। इस वक्त तो सब पूरा बंद है। तो जो बुंदेलखंड के लोग, ओरछा के, छतरपुर के और जो खजुराहो के लोग हैं, जो टूरिज़्म से जुड़े हुए थे, उनको बहुत लॉस हो रहा है। जो गाइड का काम करते हैं उनको बहुत लॉस हो रहा है। लेकिन जल्दी ही हम ये आशा करते हैं कि ये सब लॉकडाउन खुल जाएगा, क्योंकि बुंदेलखंड में जब से ओरछा में फॉरेन टूरिस्ट आना शुरू किया है, खजुराहो में आना शुरू किया है, क्या होता है कि जब कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है तो डेवलपमेंट और स्पीड से होता है। आज जो शताब्दी चलाई गई है, दिल्ली से आज भोपाल तक जाती है, तो पहले दिल्ली से झांसी तक आती थी। उसका एक मकसद था, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट का टारगेट था फॉरेन टूरिस्ट। तो जब फॉरेन टूरिस्ट किसी जगह पर आता है तो उस चीज़ का वो वैसे ही अपने आप में मशहूर होने लगती है, और आपका एक दूसरे देश के लोगों से जब इंटरेक्शन होता है, उनसे बातचीत होती है, तो ये आपके भी व्यक्तित्व के विकास में बहुत सहायक सिद्ध होती है। तो हम जल्दी ही कोशिश करेंगे, या आशा करते हैं कि ये सब चीज़ें खुल जाएंगी और हम लोग पुनः जैसे पहले जीवन अपना जीते थे वैसे ही अपना जीवन जिएंगे। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ भाई लोग जो इसमें जुड़े हुए होंगे, बड़े भाई या जो भी कोई हैं, उनके आसपास किसी तरह की कोई ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक स्मारक है, कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जिनको पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से उनको डेवलप होना चाहिए, तो वो हमसे संपर्क करें। उसका प्रपोज़ल हम बना के उन चीज़ों को विभाग में लगवाएंगे कि उसको ऐतिहासिक और पर्यटन के दृष्टि से उनको डेवलप किया जाए। तो जो भी लोग जुड़े हैं, जिनके आसपास कुछ ऐसे स्थल हैं जो कि अभी उपेक्षित हैं, ना तो वो स्टेट आर्कियोलॉजी के अंडर में और ना ही वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अंडर में, ऐसे अगर कोई स्थल हैं तो उनको नुकसान होने से बचाएं। ये हमारी ड्यूटी होती है कि अगर वो विभाग के अंतर्गत नहीं है तो हम अपना एक संघ बनता है, जिसमें गांव के लोग, आसपास के लोग एक संघ बनाते हैं, जिसे पुरातत्व संघ कहते हैं। वो बना के उसमें कलेक्टर जो होते हैं वो उसके मुख्य निर्देशक होते हैं, उन्हीं के अंडर में वो बनता है। तो आप ऐसी अगर कोई पुरावस्तुएं हमारे आसपास हैं, कुछ मंदिर हैं, कुछ स्मारक हैं, कुछ समाधियां हैं, तो उनको हम सुरक्षित करें और उनकी सूचना को हमारे अपने जो नज़दीक, अगर वो उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है तो उसकी सूचना उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग, हमारा झांसी संग्रहालय है, तो उसमें हमारे SK दुबे जी जो पुरातत्व निदेशक जो अधिकारी हैं वो वहाँ बैठते हैं, उनसे संपर्क करके उन स्थलों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। और अगर वो क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमें उसकी सूचना दे सकते हैं, जिससे उस स्थल को और डेवलप करने के प्रयास किए जा सकें। तो यही सब चीज़ें हैं। बुंदेलखंड हमारा बहुत रिच है, हर तरह से रिच है, हर तरह से कहना चाहिए कि बहुत वैभवशाली रहा है। अगर आप इतिहास की बुक्स उठा के देखेंगे, चाहे वो फॉरेन राइटर्स हों, चाहे कनिंगम हो, चाहे कैप्टन स्लीमन हो, इन्होंने बुंदेलखंड के ऊपर बहुत लिखा है। चाहे वो वासुदेव शरण अग्रवाल हों, चाहे वो भगवान दास गुप्ता जी हों, चाहे मोतीलाल अशांत हों, चाहे वो वृंदावन लाल वर्मा जी हों, जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने बुंदेलखंड के ऊपर लिखा है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि हम लोग इतिहास को पढ़ते नहीं हैं। हम लोग सिर्फ कहानी किससे सुन के उसमें बह जाते हैं। हमसे जो गलती होती है वो होती है पढ़ने की। हम लोग कभी किताबों को उठकर, लाइब्रेरियाँ आज हमारे बहुत अच्छा साहित्य है, हम उस साहित्य को कभी जाके नहीं पढ़ते हैं। तो हमको अपने जीवन में से कुछ समय निकालना होगा। जैसे बुंदेलखंड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत साहित्य है बुंदेलखंड के ऊपर, लेकिन हमें पढ़ना होगा और हमें सुनी सुनाई बातों पे नहीं आना पड़ेगा। हमें उसके तथ्यों पे बात करनी पड़ेगी, हमें उनके तथ्यों को देखना पड़ेगा, तभी हम बुंदेलखंड की वास्तविकता को समझ पाएंगे। बुंदेलखंड के अगर नामकरण की बात की जाए
तो बुंदेलखंड के नामकरण में कई तरह की बातें मिलती हैं, जिसमें दो बातें काफ़ी ऑथेंटिक मानी गई हैं। क्योंकि ये विंध्य रेंज के इस तरफ का जो भाग है विंध्य पर्वतमाला, तो विंध्य पर्वतमाला के इस तरफ के रहने वाले लोगों को विंध्यवासी कहा गया है, विंध्यवासी कहा गया है। तो इसी वजह से इसको बदलते स्वरूप में बाद में ये बुंदेलखंड हो गया। इसमें एक और कहानी मिलती है जो कि बुंदेला राजवंश से संबंधित है, और इस बुंदेला राजवंश जो है वो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उसका जो बुंदेलखंड का बुंदेला राजवंश जो फैमिली ट्री जो चलता है, वंशावली, वो जुड़ती है भगवान राम के जो पुत्र थे, एक थे लव और एक थे कुश। तो जो लव थे उनकी वंशावली से जो बुंदेलखंड के बुंदेले राजाओं की वंशावली जो जुड़ती है, उस पर अब्दुल कय्यूम मदनी का बहुत बड़ी जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में किताब पढ़ाई भी जाती है, उसमें उन्होंने विस्तार से इसको कोड भी किया है। जो भगवान राम के जो दो पुत्र थे, एक थे लव और एक थे कुश। तो कुश से जो वंशावली चली है वो आपके जयपुर जो राजघराना है वो वंशावली वो वहाँ से गई है, और जो लव से चली है वो लव की वंशावली आती है आपके बुंदेला राजवंश की। अब कैसे आती है वो मैं आपको तो विस्तार से तो नहीं बता सकता, समय कम है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ कि लव के वंश में जो मिलता है वो हरिब्रह्म नाम के एक राजा हुए थे। हरिब्रह्म जो राजा थे उनकी दो पत्नियां थीं, जिससे उनके 5 पुत्र हुए थे। 10वीं पीढ़ी का वर्णन आता है कि हरिब्रह्म के 2 रानियां थीं, जिनसे उनको 5 पुत्र थे। 5 पुत्र में बड़ी रानी से 4 पुत्र थे, छोटी रानी से उनको 1 पुत्र था। और जिनका जो 1 पुत्र था उसका नाम था उसको पंचम नाम से जाना गया है, पंचम नाम से। और हरिब्रह्म का जो नाम आता है वो जो ऐतिहासिक उसमें नाम मिलता है वो मिलता है माहिल नाम। किसी वजह से कनेक्ट कम हो गया। तो उनके वंश में जो हरिब्रह्म के जो दूसरा पुत्र था हेमकर्ण पंचम, अब मुझे नाम आ गया उनका पूरा याद, हेमकर्ण पंचम को बहुत चाहते थे। हेमकर्ण पंचम उनकी बहुत सेवा करते थे, लेकिन जो 4 पुत्र थे जो हरिब्रह्म के, वो उनका कहना नहीं मानते थे, जिस वजह से वो चाहते थे कि मेरा राजपाट, अयोध्या का राजपाट हेमकर्ण पंचम को मिले। लेकिन किसी वजह से षड्यंत्र रच के एक समय हेमकर्ण पंचम को उन्होंने अयोध्या से निकाल दिया। उनकी माता का भी देहांत हो गया, वहाँ हरिब्रह्म का भी देहांत हो गया। तो वो अयोध्या को चारों जो पुत्र थे उनके, उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब हरिब्रह्म वहाँ से चलते हैं, चलने के बाद वो बनारस के पास आके, और विंध्यवासिनी जो देवी हैं, जो थोड़ा सा नीचे की तरफ आप बनारस में मिर्ज़ापुर के पास आएंगे विंध्य रेंज में, तो विंध्यवासिनी देवी के पास वहाँ पर आके वो एक वैराग्य का जीवन व्यतीत करने लगे और उपासना करने लगे। वहाँ उनको एक और व्यक्ति मिले थे, साधु, जिनके साथ वो उस गुफा में रहते थे, विंध्यवासिनी देवी की गुफा में रहते थे। वहाँ उन्होंने तपस्या करी। तपस्या करने के बाद वो चूँकि अयोध्या राज अपना चाहते थे, तो उन्होंने जब उनको लगा कि देवी प्रसन्न नहीं हो रही, तो उन्होंने एक दिन अपनी गर्दन पे कटार रख के अपना स्वयं की बलि देने की कोशिश करी जब देवी की, तो देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि आज से तुम एक नए वंश की शुरुआत करोगे, जिसका नाम, जो तुम्हारी खून की बूंद जो गिरी है ज़मीन पर, इसी के नाम से वो तुम्हारा राजवंश जाना जाएगा, बुंदेला राजवंश के नाम से जाना जाएगा, और तुम एक नए राजवंश की शुरुआत करोगे, नया सूरज उगाओ। और फिर उन्होंने वहाँ वो स्थान को छोड़कर फिर कुछ साथियों को इकट्ठा करा और धीरे धीरे अपनी एक सेना बनाई, और फिर वो वहाँ से गहरवार जो क्षेत्र है, गहरवार उस तरफ का, उसको वो टेक ओवर करते हुए बनारस को पूरा इस तरफ का एरिया जीतते हुए वो नीचे बुंदेलखंड की तरफ आए। इसी बीच जो मुस्लिम आक्रमण होने लगे थे, तो वो नीचे की तरफ आए। नीचे की तरफ आने के बाद फिर उन्होंने उनके वंश के मलखान बुंदेला का भी नाम आता है, फिर उन्होंने उनके वंश के ही
एक राजा थे जो उन्होंने गढ़कुड़ार को टेक ओवर किया। तो गढ़कुड़ार को टेक ओवर करने के बाद फिर आपका गढ़कुड़ार के मलखान बुंदेला के पुत्र थे रुद्र प्रताप बुंदेला। तो रुद्र प्रताप बुंदेला एक दिन शिकार खेलने ओरछा में आए, तो उनको स्थान दिखा। स्थान देखने के बाद उनको लगा कि बहुत अच्छा स्थान है, तो उन्होंने कहा कि जब मैं कभी राजा होऊंगा तो यहाँ पर एक अपना नए राज्य का निर्माण करूँगा। तो इस तरीके से रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा की नींव रखी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि बुंदेला जो राजवंश है वो भगवान राम के ही वंशज हैं। अगर आप इसकी स्टडी करोगे तो बहुत से लिटरेरी सोर्सेज में इसका पूरा मिल जाएगा, और इस पर एक पूरी किताब है, मैं आपको बता देता हूँ। अब्दुल कय्यूम मदनी जी हैं, कालपी के थे, वो बहुत लिटरेट पर्सन थे। उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है जिसमें इसका जिक्र है, और भी कई किताबों में इसका जिक्र मिलता है। तो यही वजह है कि मुझे लगता है कि यही वजह है कि भगवान राम जो अगर वहाँ से अयोध्या से जो चले तो वो ओरछा में ही आए, और यही ओरछा में उनको भगवान राम नहीं बल्कि एक राजा के रूप में पूजा जाता है। और राजा के रूप में पूजा इसलिए जाता है क्योंकि अपने परिवार के लिए तो वो जो व्यक्ति है, जो जिसका स्थान है, अगर वो किसी का परिवार से संबंधित है तो उसे वहाँ आने में ज़रा भी कष्ट नहीं होगा, वो फ़ौरन आता है कि भाई हमारे अपने तो हैं। और यही वजह रही है कि मधुकरशा और रानी गणेश कौर इस चीज़ को समझती थीं, और इसी वजह से उन्होंने, क्योंकि मधुकरशा तो कृष्ण भक्त थे, लेकिन हो सकता उनको भी मालूम हो ये सब चीज़ें, और यही वजह रही कि दादा मधुकरशा और रानी गणेश कुंवर ने ओरछा में लाकर भगवान राम को स्थापित किया, और वो फिर यहाँ पर विराजमान हुए। और ओरछा का जो मंदिर है वो वर्ल्ड का एकमात्र मंदिर है, वर्ल्ड का एकमात्र मंदिर है, जो मैं आपको बता दूं कि जहाँ राम को भगवान नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा जाता है। तो ये एक ऐसे बहुत सा इतिहास और भी है जिस पे कभी और चर्चा की जाएगी। तो इस तरह के इतिहास के बारे में हम लोगों को बहुत कम मालूम रहता है, इसके ऊपर काफ़ी गहन अध्ययन करा जाता है, तब हमको पता चलता है कि ये है। तो जो लोग समझते हैं कि कुछ लोग प्रमाण मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि राम जो है वो मुझे नहीं आता है, क्योंकि अगर आप ये सिद्ध कर रहे हैं तो उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होगी। ये पूरा प्रमाणित है, ये पूरा जयपुर राजघराने में उनकी पूरी वंशावली रखी है, तो इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। बुंदेलखंड की बात है तो बुंदेलखंड बहुत रिच है। बुंदेलखंड अपने आप में बहुत संस्कृति हो, चाहे कला हो, कला के क्षेत्र में भी बुंदेलखंड के वाद्य यंत्र, इतने टाइप के वाद्य यंत्र जो यहाँ पर थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कि आप वाद्य यंत्रों के ऊपर पूरा कहने चाहिए पीएचडी कर सकते हैं। इतने तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर थे। यहाँ की ड्रेस, यहाँ की महिलाओं की जो हेयर स्टाइल है, डिफरेंट आपको देखने के मिलेगी। आप कभी खजुराहो में जाएं तो खजुराहो में आपको जो हेयर स्टाइल्स है महिलाओं की, और महिलाओं के जो ऑर्नामेंट्स, लोग कहते हैं कि ऑर्नामेंट्स का कॉन्सेप्ट फॉरेन से बाहर से आया, तो ये गलत है। 10th 11th सेंचुरी एडी में जब इस मंदिर का निर्माण हुआ, खजुराहो के मंदिर का, तो अगर आप जाएंगे तो स्त्रियों के आभूषण देखिए आप कि कितने तरह की वैरायटीज़ ऑफ ऑर्नामेंट्स हैं उनके पास, कान में, आपका सिर पर, पैरों में, हाथों में। इसी तरीके से उनकी केश सज्जा यानी हेयर स्टाइल अगर आप देखना चाहें तो डिफरेंट टाइप की हेयर स्टाइल आपको खजुराहो की मूर्तियों में मिलेंगी। तो आप समझ लीजिए कि उस समय कितना वैभवशाली रहा होगा बुंदेलखंड। इवन आपको ये बता दें कि कुछ इतिहासकारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जब कुछ खजुराहो के पास एक तालाब है, तो उस तालाब के पास कुछ ऐसे भी साधु रहा करते थे जिनकी आयु कई सौ वर्ष थी। ये पूरा इतिहास की किताबों में, भगवान दास गुप्ता जी की किताब में उसको कोड भी किया गया है कि इतनी आयु के लोग बाग हुआ करते थे जो बुंदेलखंड में रहा करते थे, तालाब, ओरछा के तालाब के किनारे रहा करते थे। और उनके कुछ शिष्य थे जो मुस्लिम सैनिक जो सेना के साथ आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, वो बाद में उनके अनुयायी भी बन गए थे, वो उनके साथ रहते, जो बाकायदा कोड है किताबों में, हिस्ट्री की किताबों में कोड है। तो ये जो सब चीज़ें रही हैं, ये आपसी सामंजस्य, आपसी भाईचारे की जगह रही है बुंदेलखंड। और
इसी तरीके से आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में इन 60 सालों में हर जगह आपको उथल पुथल दिखाई देगी। हर जगह आपको सांप्रदायिकता से संबंधित कुछ घटनाएं देखने को मिलेंगी, कुछ सुनने को मिलेंगी, भारत में मिलेंगी। लेकिन आप हमें ये बता दीजिए कि बुंदेलखंड में एक भी सांप्रदायिकता की घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ सब लोग मिल के रहे हैं, सब लोगों ने एक दूसरे को अपना साथी बनाया है, एक दूसरे के त्यौहार में, एक दूसरे के सुख दुख में साथी रहे हैं और एक दूसरे का हमेशा मदद भी करी है। तो बुंदेलखंड हमेशा अपने आप में एक बहुत कहना चाहिए कि एक अच्छा स्थल रहा है और मुझे गर्व है कि हम बुंदेलखंड में हमने जन्म लिया है, इस भूमि में जन्म लिया है। और जन्म तो सफल तभी हो पाएगा जब आप इसके लिए कुछ करेंगे यहाँ के लोगों को। तो ये सब चीज़ें हैं और इसी के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ। समय मिला तो फिर एक बार आपसे और मुलाकात होगी। नमस्कार।